है दोस्तों, BEET 104 में यूनिट 2 का आज जो है हम सवाल करेंगे डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स। और यहाँ पे हमारे इतने सारे डिफिनीशंस है जो कहीं ना कहीं हर ईयर देखा गया है, पेपर में आ ही जाता है। टाइम पीरियड, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फिर उसके बाद देखेंगे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर क्या है, पावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। तो या तो इनके डिफिनीशन ही पूछते हैं या तो फिर इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप डिफिनीशन और फॉर्मूला दोनों याद रखें, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई या तो डिफिनीशन या फॉर्मूला हर ईयर आता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। वैसे ये मेरा सेकेंड टाइम रिकॉर्डिंग है। फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो वीडियो पॉज हो गया और मैं स्क्रीन पर देखा ही नहीं फ़ोन के, बस रिकॉर्ड करता ही गया। इसलिए थोड़ी सी आपको नोट्स गंदे दिखेंगे, क्योंकि इसके ठीक पिछले वीडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान समझा रहा था। तो ठीक है, इसलिए आज वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई आने में, सॉरी फॉर दिस। चलिए अब देखते हैं टाइम पीरियड है क्या। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल बाई एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ठीक है, किसी भी एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है उसी को ही बोलते हैं टाइम पीरियड। इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड होता है 1/f, जहाँ f क्या फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे कि आपने एसी वेव का ग्राफ देखा होगा, इस तरीके से होता है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब इस तरीके से एक इस तरीके से जब ये कंप्लीट चक्कर लगाता है ना, तो इसको वन साइकिल बोलते हैं। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वन साइकिल कहलाता है। तो इसी को ही कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू देखिए। देखिए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का हमेशा कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वो या तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, हमेशा उसको एवरेज में ही निकालते हैं, जो कि डीसी से कंपेयर करके निकाली जाती है। तो यहाँ देखिए, द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है, जो डायरेक्ट करंट की वैल्यू से ही कंपेयर की जा रही है, या फिर डीसी करंट दैट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल एज दैट अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस। तो जाहिर सी बात है, जो अल्टरनेटिंग करंट है तो वो हमेशा प्लस माइनस करता रहता है। तो हमें अल्टरनेटिंग की कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलती है, इसलिए उसकी एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। या तो आप अल्टरनेटिंग करंट निकालो या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इन सब की एक एवरेज वैल्यू होती है। और एवरेज वैल्यू क्या है, जो डीसी से कंपेयर किया गया है, क्या है कि the value of direct current that produce the same amount of charge in the same time interval as that alternating current produce। तो उसी को एवरेज वैल्यू बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक डीसी ने 10 सेकेंड में x अमाउंट चार्ज प्रोड्यूस किया, तो अगर एसी ने अगर 10 सेकेंड में x अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करे और ये दोनों इक्वल हो, तो यही हमारे डीसी की जो वैल्यू आई थी वही हमारी एसी की एवरेज वैल्यू कहला जाएगी। ठीक है ना। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि जितना डायरेक्ट करंट सेम टाइम इंटरवल में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करे, उसी टाइम इंटरवल में अगर एसी प्रोड्यूस करे तो वो हमारी एसी की एवरेज वैल्यू होती है। यहाँ पे देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या फिर वोल्टेज, जाहिर सी बात है एसी में या तो करंट या फिर वोल्टेज होगा, तो 2/पाई ये क्या है, हाफ साइकिल के लिए होता है। कोई भी वैल्यू फुल साइकिल के लिए नहीं निकाली जाती है। अगर फुल साइकिल के लिए निकालते हैं ना तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए हाफ साइकिल के लिए निकाला जाता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। एवरेज वैल्यू करंट या वोल्टेज का 2/पाई इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज, तो 2/पाई इंटू IM या फिर आप यहाँ पे VM लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। आई एवरेज क्या है 0 पॉइंट, जब कैलकुलेटर से 2/पाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 637 इन IM हो जाएगा, ठीक है। या फिर V एवरेज क्या हो जाएगा 0.637 VM हो जाएगा। तो IM VM क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज होता है। तो एवरेज वैल्यू देख लिया ना। अब देखते हैं RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या है, द RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट दैट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पे RMS वैल्यू में हीटिंग इफेक्ट यानी पावर की बात बोली जा रही है। दैट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट या फिर पावर इन अ रजिस्टर एज दैट अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस ओवर द सेम टाइम इंटरवल। तो एवरेज वैल्यू में हम वहाँ पे डीसी करंट कितना चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है उससे कंपेयर करते थे, कि अगर मान के चलो डीसी करंट ने 10 सेकेंड में 100 चार्ज प्रोड्यूस किया, ऐसे मान लो 100 चार्ज, हालांकि कूलम्स में मापते हैं, 100 चार्ज प्रोड्यूस किया, तो अगर उसी एसी करंट ने 10 सेकेंड में 100 चार्ज प्रोड्यूस किया तो हमारी एवरेज वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन RMS वैल्यू में पावर से की जा रही है। हीटिंग इफेक्ट को पावर ही तो बोलते हैं, और पावर किसके अक्रॉस, कोई रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो पावर निकलता है। जब करंट किसी रेजिस्टेंस में जाता है तो हीट पैदा होता है, वही तो पावर होता है। तो यहाँ पे जो RMS वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की है ना, वो इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट के,
दैट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट या फिर सेम अमाउंट ऑफ पावर इन अ रजिस्टर एज दैट अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस ओवर द सेम टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अगर डीसी ने, मान के चलो कि अगर डीसी पावर ने 45 सेकेंड में 100 पावर दिया, मान के चलो डीसी ने 45 सेकेंड में 100 पावर दिया, अगर एसी ने 45 सेकेंड में 100 पावर दे, वो हमारी क्या हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू कहलाती है। आप समझ रहे हो ना, तो सारी चीज़ों को डीसी से कंपेयर किया गया है और दोनों को सेम टाइम इंटरवल में। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएगा, या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज अपॉन √2। तो आई आरएमएस क्या हो जाएगा, आई एम अपॉन √2, या वी आरएमएस बराबर क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन √2। तो 1/√2 की वैल्यू जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो तो आई आर एम एस बराबर हो जाता है 0.707 आई एम, या फिर वी आर एम एस बराबर होता है 0.707 वी एम। तो ठीक है ना, आई आर एम एस वी आर एम एस आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक छोटा सा डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। या फिर कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो भी है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो उसकी वैल्यू होती है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन आप ध्यान में रखना। अब हम आते हैं एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, इस पर बाद में आएंगे, पावर फैक्टर, पीक और फॉर्म पे बाद में आएंगे। आपको सबसे पहले एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर ध्यान में देखना होगा। एक्टिव पावर क्या होता है, द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कॉल्ड एक्टिव पावर। तो कोई भी रेजिस्टेंस से जितना पावर डिसिपेटेड, डिसिपेटेड का मतलब समझते हो ना, कितना पावर खर्च हुआ, कितना पावर हीट के रूप में निकल गया। तो आपको बताया ना कि जब करंट किसी रेजिस्टेंस से जाता है तो रेजिस्टेंस से हीट पैदा होता ही है, तो वो उसको पावर बोलते हैं और वो एक्चुअल पावर कहलाता है, जिसको एक्टिव पावर बोलते हैं। दिस इज द एक्चुअल पावर यूज टू वर्क। और ये एक्चुअल पावर होता है जो किसी काम में यूज होता है, जैसे कि आपका लाइटिंग हो गया, कोई फैन चल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, ठीक है, कूलर चल रहा है, ठीक है, मोटर चल रहा है, ये जो भी एक्चुअल पावर जो खर्च होता है वही हमारा एक्टिव पावर कहलाता है। अब एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई होता है, या फिर एक और पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, या फिर पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो एक्टिव पावर यही है ना कि जो एक्चुअल पावर जो खर्च होता है इलेक्ट्रिसिटी में वो हमारा एक्टिव पावर कहलाती है। बेसिकली ये पावर किससे डिसिपेट होता है, रेजिस्टेंस से होता है। यहाँ से देखिए इट इज मेजर्ड इन व्हाट, एक्टिव, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू पावर या फिर रियल पावर। हाँ, ये ट्रू पावर या रियल पावर इसको बोलते हैं, तो ये डिफिनेशन ध्यान में रखना। अब रिएक्टिव पावर देखते हैं, तो द पावर डिसिपेटेड इन द रिएक्टिव कंपोनेंट्स। रिएक्टिव कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज हो जाते हैं। देखिए रिएक्टिव कंपोनेंट्स के एग्जांपल है इंडक्टर होता है या फिर कैपेसिटर। तो इंडक्टर, कैपेसिटर, इनसे अगर पावर डिसिपेट है, डिसिपेट मतलब कि इनके अक्रॉस पावर अगर खर्च हो तो उसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्टिव कंपोनेंट्स यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे इंडक्टर है, कैपेसिटर हो गया, जबकि एक्टिव पावर में नॉर्मली आपका रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखिए दिस पावर फ्लोज बैक एंड फोर्थ बिटवीन सोर्स एंड रिएक्टिव कंपोनेंट। तो जो आपका सोर्स से कैपेसिटर तक या सोर्स से इंडक्टर तक, तो सोर्स से जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है इनके रास्ते में क्या होता है कि जो आपका रिएक्टिव पावर होता है वो आगे पीछे मूव करते रहता है, रिएक्टिव कंपोनेंट्स, बट डज नॉट परफॉर्म वर्क। तो ये पावर इस तरीके से काम करता है, जो आपका सोर्स और रिएक्टिव कंपोनेंट्स है उनके बीच ये आगे पीछे मूव करते रहता है, जो कि एक्चुअल में कोई काम परफॉर्म नहीं करता है। तो रिएक्टिव पावर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई। तो सिमिलरली यहाँ पे कोस फाई था, यहाँ पे रिएक्टिव पावर के केस में साइन फाई, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। अब इट इज़ मेजर्ड इन वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव वी ए आर में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा नोट थोड़े गंदे दिख रहे हैं, होप सॉरी फॉर दिस, लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर एक्चुअल में होता क्या है, देखिए जो आपका ये ना टोटल पावर होता है, एपरेंट पावर जो आपने अभी देखा था, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो देखिए एपरेंट पावर क्या है, इसको ए से डिनोट करते हैं। एपरेंट पावर इज द टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स टू एन एसी सर्किट। ये टोटल पावर होता है। दिस पावर इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ एक्टिव और रिएक्टिव पावर। तो जो आपके एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, जो एक्टिव पावर था, एक्टिव पावर वो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी में खर्च होता था, और जो रिएक्टिव पावर था तो रिएक्टिव कंपोनेंट और सोर्स के बीच में आगे पीछे मूव करता था, जो कि एक्चुअल में कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता था। अब ऐसा नहीं था कि वो पूरा ही वर्क नहीं परफॉर्म करता था, उसके भी थोड़ी बहुत इफेक्ट हो रही होगी। तो जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर इन दोनों का कॉम्बिनेशन या कंबाइंड इफेक्ट हमारा होता है, एपरेंट पावर होता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज
एंड आरएमएस करंट, तो एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है एस से डिनोट करते हैं, जो इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन वोल्टेज एम्पियर, ये ध्यान में रखना। तो एपरेंट पावर आपको पता चल गया ना, जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना है। अब हमने एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर को देख लिया। अब देखते हैं पावर फैक्टर, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। तो जब आपने एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर देख लिया ना, उसी के ही बस रिलेशन में ये पावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर आते हैं, तो ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू एपरेंट पावर। तो जो आपने एक्टिव पावर और एपरेंट पावर देखा, उन्हीं का ही बस रेशियो है आपका पावर फैक्टर, ठीक है। इट इज ऑल्सो द कोसाइन ऑफ द फेज एंगल। जो आपका पावर फैक्टर है जो है कोसाइन होता है फेज एंगल का बिटवीन वोल्टेज और करंट। तो आपने वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल आपने देखा होगा, उसका ये कोसाइन एंगल होता है। तो देखिए पावर फैक्टर क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई अपॉन वी आर एम एस आई आर एम एस, तो कट के लास्ट में आपका कोस फाई आ गया। इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस। आपने कोस फाई का एक अलग से भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आर अपॉन जेड, जो इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। तो किस तरीके से एग्जाम में या तो डेफिनेशन पूछ देगा या इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्म फैक्टर क्या है। फॉर्म फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। तो जो करंट है आपका, तो आरएमएस करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, ये किसके थे, अल्टरनेटिंग करंट के आरएमएस वैल्यू और अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज वैल्यू, उनके रेशियो को हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। तो आई आर एम एस क्या था, आई एम अपॉन रूट टू था, तो और आई एवरेज क्या था, आई एवरेज था 2 अपॉन पाई इंटू आई एम। तो जब इसके आई एम से जब इसके वैल्यू को आई एम में आप कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएंगे, आई एम मर जाएगा, तो फॉर्म फैक्टर का एक रिलेशन आता है नंबर में, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सिंपली आई आर एम एस और आई एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है फॉर्म फैक्टर, ध्यान में रखना। अब आते हैं लास्ट, हमारा डेफिनेशन है पीक फैक्टर। Peak factor of an alternating current is defined as the ratio of maximum value to the RMS value of current। तो ये पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या था, मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, हाँ, आई आरएमएस वैल्यू क्या था, आई एम अपॉन रूट था, आई एम अपॉन रूट था। तो इस तरीके से देखा, जब कट गया तो रूट टू आया, रूट टू का वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से निकालोगे क्या होता है पीक फैक्टर 1.414। तो इस तरीके से हमने पीक फैक्टर भी देख लिया। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर। ये सिंपली जो अल्टरनेटिंग करंट के जो रेशियो थे आई एवरेज और आई आर एम एस, उनके रेशियो आ गए। जो आपका पीक, जो आपका पावर फैक्टर था वो किसका रेशियो था, एपरेंट टू रिएक्टिव पावर का, सॉरी एक्टिव टू एपरेंट पावर का रेशियो था। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। पावर फैक्टर, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या है, फिर एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर क्या रहा, और इस तरीके से यहाँ पे शुरू में 4 डेफिनेशन। तो यहाँ हमने सारे डेफिनेशन को देख लिए, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा आपको इजी डेफिनेशंस लगे होंगे। इजी चीज़ों को याद करके लिख दो तो बहुत ही अच्छे, रादर देन के कम्प्लेक्स और एकदम लॉन्ग डेफिनेशंस में जाए, मैथमेटिकली लिखे, क्योंकि हम एक टारगेटेड ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। एग्जाम है आरजीपीवी, जो कि एग्जाम में लिख देंगे ऐसे ऐसे डेफिनेशंस तो काम बच जाएगा। आप समझ रहे हो ना, हाँ। तो ऐसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जहाँ पे डिटेल डिफिनेशंस होते हैं, उसके मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होते हैं। यहाँ पे हमें नंबर भी ध्यान में रखने होते हैं ना। तो इस तरीके से जो भी अंडरस्टैंडेबल नोट्स लगा, मैंने यहाँ पे इसके डिफिनेशंस को सारे लिखे थे, आप याद कर लेना, ठीक है। सिंपली फॉर्मूले याद करो, क्योंकि या तो इससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं या तो इसके डिफिनेशंस आ जाते हैं, और ये हर ईयर आते हैं। तो ये डोंट स्किप वीडियो है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन अपकमिंग वीडियोज़, बाय।